वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इंडियन सॉइल, जिसका सेकंड पार्ट है आज। फर्स्ट पार्ट मैंने कल वाली क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ यूपीपीसीएस न्यू वैकेंसी जो यूपीपीएससी के थ्रू आ रही हैं, आप इन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के ज़रिए से आप कम समय में बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको इंडियन सॉइल में पढ़ा दिया था ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, उसके साथ साथ रेड एंड येलो सॉइल। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे और मैप में भी मैंने पूरा एरिया आपको समझा दिया था, ठीक है। नदर्न प्लेन्स भी समझाए थे, एलुवियल सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो भी कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए आज आगे की जो सॉइल्स बची हुई थी पढ़ने के लिए वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हमें लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ना है, जो कि लैटिन एक शब्द होता है, लेटर इससे बना होता है। अब इसका अर्थ क्या है? ईंट। तो ईंट के निर्माण में ये मृदाएं काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और जो लेटेराइट मृदाएं हैं ये उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। के साथ देखिए इसमें से चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है, लेकिन लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, ये यौगिक इसमें शेष रह जाते हैं। इसके अलावा उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु हैं ये इसमें ह्यूमस की जो मात्रा है उसको तेज़ी से नष्ट कर देते हैं, अर्थात इसमें ह्यूमस नहीं होता। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की भी कमी होती, मतलब ह्यूमस भी नहीं होगा, जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन सब की भी कमी होगी, लेकिन लौह ऑक्साइड और पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ये जो लेटेराइट मिट्टी है या मृदाएं हैं कृषि के लिए तो उपयुक्त नहीं है, उपजाऊ नहीं होती। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद और उर्वरक भारी मात्रा में डालनी पड़ती है। अब इसका क्षेत्र क्या क्या है वो देख लीजिए। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यहाँ पर पाई जाने वाली ये मृदा है और यहाँ पर काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। मकान बनाने के लिए इन मिट्टियों का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि ये ईंटों में प्रयोग की जाती हैं। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। तो लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, ओडिशा, असम इन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो लेटेराइट मिट्टी है प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, लेकिन इसमें जब उर्वरकों का प्रयोग कर लिया जाता है तो इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि भी की जाती है इसमें। तो आप देख रहे हैं जब खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा तो इसको उपजाऊ बनाया जाता है इस तरीके से। इससे पहले की मृदाएं मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और ऑलरेडी मैं आप पे समझाया था। तो अगर आपको लगता है मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ तो अब रीड ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन सबको समझा चुकी हूँ। अब सिर्फ आप इसको रीड कर लीजिए, दोनों क्लासेस कंबाइन करके पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भारत में शुष्क मृदाएं भी पाई जाती हैं और इनका रंग लाल से होकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना में कैसी होंगी? बलुई प्रकृति के होंगी, अर्थात इनमें जो मिट्टी के कण हैं वो बड़े होंगे और प्रकृति से लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों की जो मृदाओं में नमक की मात्रा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है और इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होता है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है, फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण जो निचले संस्तर हैं इनमें कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण जो पानी का रिसाव है वो सीमित होगा, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं और ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए शुष्क मृदाएं जो होती हैं बलुई प्रकृति की होंगी, अर्थात जो मिट्टी के मृदा के कण हैं वो बड़े हैं। इनके अंदर जो स्थान है वो अंतर आणविक स्पेस आप लोग जानते हैं ना,
तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जल धारण क्षमता कम होती है और वाष्पीकृत भी हो जाता है पानी। उसके बाद यहाँ से नमक निकालने की प्रक्रिया की जाती है। ये अनुर्वर होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस भी नहीं है, जैविक मात्राएं भी नहीं पाई जा रही, कोई जैव पदार्थ भी नहीं पाए जा रहे हैं। कंकड़ जैसे जो चूना है, चूना बचता है तो वो कंकड़ के समान निचली परत पर जम जाता है। ये इसकी खासियत है शुष्क मृदा की। अब इसके बाद लवणीय मृदा समझेंगे। अगली है लवणीय मृदा। ये देखिए ऐसी मृदाएं होती हैं, इनको ऊसर भी कहते हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा ऊसर नाम से। इसमें क्या होता है, इस वाली मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी अनुर्वर होती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगी, शुष्क जलवायु और खराब अपवाह तंत्र जहाँ पर होगा, इनके कारण यहाँ पर लवण की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार की ये मृदा है और ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जल आक्रांत क्षेत्रों में अनूपों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर के दोमटी होती है और इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। अब अगर इन लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल आप देखेंगे कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो अनूप वाले क्षेत्र अर्थात जहाँ पर मैंग्रोव टाइप की वनस्पति वहाँ पर पाए जाएंगे। ये क्षेत्र कहाँ पर होंगे, जहाँ पर समुद्री या खारा जल होगा। तो ये गुजरात का जो पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट के डेल्टा हो गए, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन डेल्टा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको ये वाली मृदा मिलेगी। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो आप देखेंगे इनके सतह पर एक पपड़ी की तरह नमक जैसा जमा रहता है। मैंने बताया ना कि जो मैंग्रोव वाला क्षेत्र आपने देखा है, डेल्टा वाला क्षेत्र देखा है या तट वाला रीजन है, तो समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो खारा पानी अंदर आता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये लवणीय मृदाओं का विकास होगा। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और मृदा की ऊपरी परत में नमक जमा होता जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप में पंजाब, हरियाणा, इनकी मृदाओं में लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तो इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, यदि मृदा लवणीय होती जा रही है तो इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, तब आप आंसर क्या देंगे, जिप्सम। ओके। अब पीठ में मृदा देखिए, ये मृदाएं भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पर वनस्पति की वृद्धि भी अच्छी होती है क्योंकि भारी मात्रा में वर्षा मिल रही है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में यहाँ जैव तत्व भी मिलते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 40 से 50% तक होती है। सामान्यतः ये मिट्टी किस कलर की होगी, गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थान पे क्षारीय भी होती है और ये मृदाएं अधिकतर किस भाग में पाई जाएंगी, बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये कौन सी हो गई, पीठमय मृदा हो गई या दलदली मृदा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है वन वाली मृदाएं। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी, वर्षा वाले वन क्षेत्रों में। इन मृदाओं का जो निर्माण है वो पर्वतीय पर्यावरण में होता है और इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में देखेंगे दुमटी और पांसू होती है और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कड़ों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटी में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर भी होती हैं। अब जो अभी तक हमने मृदाएं पढ़ी हैं उनके बारे में हमने क्या जाना कि उनका जो गठन है, उनका गुण है, जो उनकी प्रकृति है, फसलों की प्रकृति है, पौधे और वनस्पति के अंकुरण और वृद्धि के लिए आप देखेंगे मृदाएं ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जिस प्रकार की मृदा होगी उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी और वैसी ही कृषि हो सकती है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं, किसी भी अन्य प्राणी की तरह या विकसित, क्षय और निम्नीकृत भी होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी किया जाता है। मृदा सुधार के बारे में भी आगे आप पढ़ेंगे। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर भी प्रभाव डालती हैं जिसका वे स्वयं एक अंग होती हैं। ठीक है, तो ये वन मृदाएं हो गई। क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं समराइज करके एक लिस्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगी सारी मृदा के बारे में। यहाँ पे उनका क्षेत्र एक साथ याद कर लीजिए। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर पोषक तत्व तो कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी दिया गया है, कितना परसेंटेज है मिट्टी का, किस क्षेत्र में है और मुख्य कृषि या कौन सी फसलें इनमें उगाई जा सकती हैं ये भी दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहली मृदा है जलोढ़, सेकेंड है लाल या येलो भी बोलते हैं, तीसरी काली मृदा,
चौथी है लेटेराइट और पांचवी है मरुस्थलीय और छठी पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 43.4% भू क्षेत्र है इसका, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पाई जाती है। यहाँ पर पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा होती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन नदियों का जो दोआब है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फसलें कौन कौन सी होंगी? क्योंकि ये अधिक उर्वरता को लिए रहती है, उर्वरक क्षमता जो इसकी है, उर्वरक क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन सभी प्रकार की फसलें यहाँ पाई जाएंगी। दूसरी लाल मृदा है जो देश के 18.6% एरिया में पाई जाती है। क्षेत्रफल देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राज्य याद करने हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा और एमपी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जहाँ पर लाल मृदा पाई जाएगी। अब इस लाल वाली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, ये भी याद करना ज़रूरी है। इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं और मक्का होता है। एक एक करके पूरी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। फिर यहाँ पर लौह तत्वों की प्रचुरता, इसी कारण से ये लाल रंग की दिखती है, लेकिन जब ये नमी धारण करती है तो ये पीले रंग की दिखाई देती है। अगली है काली मृदा जो कि 15.2% के क्षेत्रफल में पाई जाती है। राज्य देखिए कौन कौन से इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, एमपी, तमिलनाडु का जो लावा वाला क्षेत्र है। फसल सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन, कपास, चना, ज्वार, गेहूँ होता है। इसको कपासी मिट्टी कहते हैं क्योंकि कपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। गन्ने की भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा पाई जाती है, गन्ना भी उगाया जाता है। पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा, देश के लगभग 3.7% भू क्षेत्र पर ये पाई जाती है। इसके राज्य देखिए कौन कौन से जहाँ पर ये फैली हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के जो पर्वतपदी क्षेत्र है। तो यहाँ पर पर्वतपदी क्षेत्र से आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। चाय होगी, कॉफ़ी होगी, काजू की प्रचुरता है, रबर, सिनकोना, ये सब यहाँ पर फसलें पाई जाएंगी। लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो बारिश की मात्रा है वो बहुत कम है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर मोटे अनाज होंगे, इसके साथ साथ देखिए बाजरा, ज्वार, सरसों, जौ, ये सारे फसलें भी यहाँ पर आप देखेंगे। इसमें लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पर्वत ही फैला हुआ है, तो यहाँ पर सेब, नाशपाती, आलू होगा। पोटास और फास्फोरस की अधिकता होगी। तो क्या करना है, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है मृदा के बारे में उसको एक बार रिवाइज कीजिए पूरा शुरू से, और इस वाली क्लास को मैप ड्रॉ करिए और ये लिस्ट उसके पास बना लीजिए। बस जो अभी तक पढ़ा है वो 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो याद रह जाएगा। इस तरीके से आपका ये मृदा वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों को मृदा संरक्षण वगैरह पढ़ना है, वो लास्ट में मैं करवाऊंगी। इससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, वेजिटेशन वाला चैप्टर उठाएंगे, प्राकृतिक जो वनस्पति है भारत की उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके देखिए आपके चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब आप इनसे रिलेटेड देखिए शॉर्ट नोट्स तो प्रिपेयर ही कर रहे होंगे जैसा कि मैंने बताया है। इसके साथ साथ अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपके पास अब अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है और आप अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ढंग से प्रिपरेशन करनी है तो आप जो हमारा पेड कोर्स है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेन चैनल पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे और एक एक वीडियो, अगर आपको वीडियो बड़े लग रहे हैं, कंटेंट ज़्यादा लग रहा है तो टुकड़ों में बांट करके पढ़ लीजिए। करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखिए कितने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न भी देखिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के लिए आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या रास्ता चुना है। आप बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे या फिर आगे आप प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करेंगे। डेली जो क्लासेस हो रही हैं इनको फॉलो करते रहिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आसानी से कमेंट करके मैं आंसर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। तो मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।